हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आशीष सिंह लेक्चर्स के इस लेटेस्ट लाइव स्ट्रीम में। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन होंगे और एएसएल के साथ आपकी पढ़ाई एकदम शानदार चल रही होगी। तो सभी प्यारे बच्चों का आज की इस कक्षा में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। एक बार जल्दी से बता दो, ऑडियो वीडियो सब कुछ परफेक्ट है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सा सेशन। और आज का सेशन बड़ा ही शानदार धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज आप जो चीज पढ़ने वाले हो वो है किरचॉफ के नियम। एक बार जल्दी से बता दो, आवाज वगैरह सब एकदम परफेक्ट आ रही है क्या, सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेज वंडरफुल सा सेशन। हेडिंग लगाएंगे किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम। किरचॉफ्स चिरकुट लॉ। किरचॉफ सर्किट लॉ। सबसे आसान, सबसे शानदार तरीके से आप सीखने वाले हो। ठीक है, देखो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, किरचॉफ के लॉ की जरूरत आखिर क्यों पड़ती है उस पर बात करते हैं। चलिए, किरचॉफ के नियम की आवश्यकता क्यों होती है ना, समझते हैं। जैसे आपके पास मान लो एक जटिल परिपथ है कुछ इस प्रकार का। चलिए, अब इस सर्किट को अगर ध्यान से देखें तो इस सर्किट में बड़ी समस्या है। आप R1 R2 R3 R4 R5 इनके बारे में कुछ भी जज नहीं कर सकते। कुछ भी जज नहीं कर सकते का मतलब क्या है, आप ये नहीं बोल सकते कि R1 और R2 दोनों श्रेणी क्रम में है, क्योंकि श्रेणी क्रम का मतलब होता है ठीक एक के बाद एक होने चाहिए। मतलब बीच में कुछ भी नहीं होना चाहिए। और जब आप R1 से R2 पे जा रहे हैं तो बीच में कुछ है, यहां भी बीच में कुछ है, यहां भी बीच में कुछ है। आप किन्हीं भी दो को ढूंढने जाओगे तो वो श्रेणी क्रम के अंदर नहीं है। अगर आप ये चेक करना चाहो कि क्या ये पार्श्व क्रम में है, तो आप पार्श्व क्रम भी नहीं बोल सकते, क्योंकि पार्श्व क्रम का मतलब ये होता है कि दोनों प्रतिरोध, जिन दोनों को आप पार्श्व क्रम में कहना चाह रहे हो, उन दोनों का एक सिरा एक पॉइंट पर कनेक्टेड होना चाहिए और दूसरा सिरा दूसरे पॉइंट पे कनेक्टेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो फिर हम उसे पार्श्व क्रम में नहीं कह सकते। अब देखो, R1 का पहला सिरा ए पर है, R2 का भी पहला सिरा ए पर है, और R1 का दूसरा सिरा बी पर है, और R2 का दूसरा सिरा डी पर है, और बी और डी बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है। मतलब यहां पे आप किसी को भी चेक कर लो, ना तो ये आपका श्रेणी क्रम में है, ना ये आपके पार्श्व क्रम में है। तो जब आपके परिपथ, जब आपके सर्किट बहुत जटिल होते हैं और हम उन्हें नॉर्मल तरीके से नहीं पहचान पा रहे होते हैं, हम सीरीज पैरेलल को सॉल्व नहीं कर पा रहे होते हैं, तो फिर हम ऐसे केस में जो है बेटा आपके इस कंसेप्ट को यूज करते हैं, जिस कंसेप्ट को हम लोग किरचॉफ का नियम कहते हैं। तो क्या एक बात लिखे अपन इसके लिए, सबसे पहला पॉइंट लिखो, जटिल परिपथों को हल करने के लिए, जटिल परिपथों को हल करने के लिए जटिल परिपथों को हल करने के लिए किरचॉफ के नियम का प्रयोग
किया जाता है। तो अगर कोई परिपथ बहुत जटिल है, देख के समझ में नहीं आ रहा है कि श्रेणी क्रम है या समांतर क्रम है, तो इस प्रकार के केस में आप किसका प्रयोग करेंगे? जटिल परिपथ के केस में प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे आप इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो कॉपी करो, फिर आगे बढ़ते हैं। सॉल्यूशन की क्लास आज क्यों नहीं हुई? क्योंकि आज मैंने एक दिन का मौका और दिया है सबको कि एक बार सॉल्यूशन के बेसिक्स को रिवाइज करके रख लें, क्योंकि जब वो स्टार्ट होगा तो बोर्ड लेवल का आपका शानदार तरीके से पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो इसलिए सबको मैंने मेरी तरफ से एक समय और दिया है आज का। आज आप सॉल्यूशन को और एक बार रिवाइज करके रख लो, फिर कल से हम शुरू कर लेंगे। ठीक है बेटा, डन, बढ़े आगे, रेडी एकदम। चलो आगे बढ़े। अब किरचॉफ के दो नियम हैं, उन दोनों नियम को देखते हैं। किरचॉफ का जो सबसे पहला नियम है, फर्स्ट नियम, किरचॉफ का फर्स्ट लॉ है, इसको अपन किरचॉफ का प्रथम नियम कहते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम। किरचॉफ के प्रथम नियम का एक नाम और है, इसको धारा नियम भी कहते हैं। किरचॉफ के प्रथम नियम का एक नाम और है, इसे संधि नियम भी कहा जाता है। किरचॉफ करंट लॉ, केसीएल इसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। ठीक है, किरचॉफ्स करंट लॉ। मुझसे पढ़ने के बाद आपको किरचॉफ का नियम ना केवल समझ में आ जाएगा, बल्कि आपको किरचॉफ का नियम पूरी तरह से फील भी हो जाएगा कि सर कहना क्या चाह रहे हैं। आपको किरचॉफ के नियम में बिल्कुल भी एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। जो मैं बताऊंगा वो इतना सफिशिएंट होगा कि वो किरचॉफ के नियम को ना केवल आपको समझा देगा, बल्कि किरचॉफ के नियम की जो फीलिंग है ना, वो भी आपके अंदर डेवलप कर देगा। चलिए शुरू करते हैं। पहले नियम समझते हैं क्या है। नियम यह है कि जैसे मान लो कोई संधि है, संधि समझते हो, जहां पे बहुत सारे तार आकर के मिलते हैं, ये संधि है। अब आपसे सवाल पूछूंगा, आप मुझे लॉजिकल आंसर देना। ठीक है ना, चलिए। ये आपका एक संधि है जहां पे बहुत सारे तार आकर के मिलते हैं, उसको अपन कहते हैं जंक्शन। इसको कहते हैं संधि। मान लेते हैं इस संधि पर करंट आ रही है, इधर से इस तार में से करंट आ रही है I1, इस तार में से करंट आ रही है I2, इस तार में से करंट आ रही है I3। तीन करंट आई, दो करंट यहां चली गई, ये हो गया आपका I4, और यहां से आपकी करंट चली गई, ये करंट आपकी हो गई I5। तो क्या अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जितनी भी करंट आ रही है वो बराबर है जाने वाली करंट के, तो क्या आप इस बात को फील कर सकते हो? क्या आप इस बात को फील कर सकते हो क्या, कि संधि पर आने वाली धारा, संधि पर आने वाली धारा बराबर होगी संधि से जाने वाली धारा के? संधि से जाने वाली धारा के, मतलब समेशन ऑफ आई इनकमिंग, ये बराबर होगा समेशन ऑफ आई आउटगोइंग।
भाई जंक्शन जो है वो धारा को खा तो जाएगा नहीं। जितना आवेश आ रहा है, धारा क्या है, आवेश ही तो है। जितना आवेश यहां से और यहां से आ रहा है, उतना ही आवेश यहां पे और यहां पे जाएगा। सिंपल सी बात है ना। कोई धारा को खा तो जाएगा नहीं सर्किट। मतलब I1 + I2 + I3 बराबर होगा I4 + I5 के, राइट। इस नियम को एक और तरीके से भी कह सकते हैं कि अगर मैं I4 I5 को इधर ले आऊं तो ये ऐसा हो जाएगा I1 + I2 + I3 -I4 - I5 बराबर 0। मतलब समेशन ऑफ आई किसी जंक्शन पर, किसी संधि पर, अगर आप धारा का बीज गणितीय योग करोगे तो वो 0 के बराबर आएगा। सही है क्या? कि संधि पर धारा रुकती नहीं है। अगर आने वाली धारा को आप पॉजिटिव और जाने वाली धारा को नेगेटिव लें, तो आने वाली धारा को पॉजिटिव साइन के साथ और जाने वाली को नेगेटिव साइन के साथ जोड़ेंगे तो संधि पर धारा का मान 0 आ जाएगा। मतलब संधि पर धारा रुकेगी नहीं, जो आई वो चली जाएगी। तो किसी संधि के ऊपर धारा कभी रुकती नहीं है, जितनी संधि पर आती है उतनी ही चली जाती है। सिंपल है। क्वेश्चन क्यों नहीं करवाते? विकास आप बैच के पार्ट नहीं हो क्या? अगर आप आशीष सिंह लेक्चर्स के फोर्स 4.0 के पार्ट नहीं हो तो आप इस तरह की बेवकूफ़ी वाली बातें करोगे। अगर आप आशा बैच का पार्ट नहीं हो तो आप इस तरह की बेवकूफ़ वाली बातें करोगे। क्योंकि एप्लीकेशन के ऊपर जब क्लास होती है तो उसमें केवल न्यूमेरिकल्स ही करवाए जाते हैं। न्यूमेरिकल्स पे एप्लीकेशन की एक्सक्लूसिव क्लास होती है। सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल ही एएसएल के ऊपर करवाए जाते हैं। एएसएल एक आईआईटी जेईई पढ़ाने वाला प्लेटफॉर्म है। तो इस तरह की गधों जैसी बातें जो है वो कमेंट सेक्शन में ना करें, पढ़ाई पे ध्यान दें बेवकूफ़। तो सिग्मा आई इनकमिंग इज इक्वल टू क्या है बेटा? सिग्मा आई आउट गोइंग, राइट। चलो ओके, तो ये आपको मुझे लगता है समझ में आ गया होगा, और ये भी समझ में आ गया होगा कि सिग्मा आई संधि जो है वो 0 के बराबर होता है। अब मेरा एक सवाल है, ये जो नियम है ये किस पर आधारित है बेटा, बताओ। ये नियम किस पर आधारित है? कौन से सिद्धांत पर आधारित नियम है ये नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? ये नियम कौन से सिद्धांत पर आधारित है? जितना आवेश आया चला गया, ये सिद्धांत आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। ठीक है, किस पर आधारित है? यह आवेश संरक्षण पर आधारित है। वेरी गुड। चलो अब एक काम करते हैं, इस नियम को लिख लेते हैं। ओके, चलिए, समझ में आ गया आपको अच्छे से? अब इस नियम को लिख लेते हैं। तो प्रथम नियम के अनुसार किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु, किसी विद्युत परिपथ में किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या जंक्शन पर, किसी भी बिंदु या संधि पर, संधि मतलब जंक्शन, किसी भी बिंदु या संधि पर पाए जाने वाले धाराओं, पाए जाने वाले धाराओं पाए जाने वाली धाराओं का बीज गणितीय योग, का बीज गणितीय योग, का बीज गणितीय योग, का बीज गणितीय योग 0 होता है। 0 होता, मतलब इस स्टेटमेंट को लिखा है अपन ने एक तरह से।
ठीक है, सही है। चलो, इसको एक लैंग्वेज में और बोल सकते हैं, वो भी देख लो। इसको एक लैंग्वेज में और क्या बोल सकते हैं, इसको एक लैंग्वेज में और ये बोल सकते हैं कि विद्युत परिपथ में, लिख लो बेटा लैंग्वेज अच्छे से, विद्युत परिपथ में, विद्युत परिपथ में बिंदु या जंक्शन पर, बिंदु या जंक्शन मतलब संधि, बिंदु या संधि पर, यह आपका संधि है, इस पर आने वाली धाराएं जाने वाली धारा के बराबर होती है ना। आने वाली धाराएं जाने वाली धारा के बराबर होती है। तो विद्युत परिपथ में बिंदु या संधि पर आने वाली धाराओं का योग, आने वाली धाराओं का योग आने वाली धाराओं का योग जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। जाने वाली धाराओं के योग के बराबर होता है। तो एग्जाम में फर्स्ट लॉ आएगा तो अच्छे से लिख दोगे, परफेक्ट। एक एक चीज आपको एक्सप्लेन कर दी, ये लिखना है, डेफिनेट डायग्राम बनाना है, आपको इस तरह से शो कर देना है, ठीक है। ये एग्जाम्पल हो गया इसका, है ना, इस सर्किट के हिसाब से। चलो, अब एक बात का जवाब दो, एक सवाल छोटा सा जो कई बार एक आध नंबर में आ जाता है, तो उस सवाल को भी देख लेते हैं। पांच एम्पियर, यहां से आ रही है 15 एम्पियर, 3 एम्पियर, 2 एम्पियर, ये करंट आई है। आई का मान कितना होगा? इस तरह का सवाल एक नंबर में आने की गुंजाइश होती है बेटा, ठीक है। चलो, तो आई का मान बताओ कितना होगा, करो सवाल। आई का मान कितना होगा? हो गया, ऐसे कर दिया सवाल को, ये जंक्शन है। तो हल, किरचॉफ करंट लॉ से, केसीएल से, केसीएल से आपने कैसे किया होगा सवाल, सिग्मा आई इनकमिंग बराबर होगा सिग्मा आई आउट गोइंग, है ना, जंक्शन पर। ये संधि है, इसके ऊपर बात हो रही है, जंक्शन पर। तो आने वाली धारा क्या है, 5 + 15, जाने वाली धारा क्या है, आई +2 + 3। तो आई बराबर कितना हो गया, 15 और 5 20, -5 बराबर 15 एम्पियर। आंसर शानदार है बेटा, मजा आ गया। चलो, अब आते हैं सेकंड लॉ के ऊपर। फर्स्ट लॉ इतना ही था, और एक बात ध्यान रखना, अगर आपको ये पूछ ले तो ये बता दोगे कि ये नियम किस पर आधारित है, ये नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। चलो, अब आपको द्वितीय नियम समझाते हैं, फील कराऊंगा फिर लैंग्वेज लिखाऊंगा। किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का द्वितीय नियम समझने की कोशिश करना। इसको बोलते हैं किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। किरचॉफ के द्वितीय नियम को विभव नियम भी कहते हैं, ठीक है, किरचॉफ का विभव नियम, और शॉर्ट में इसको KVL के नाम से जाना जाता है। तो अभी जो आपने पढ़ा वो KCL था, किरचॉफ करंट लॉ, और ये क्या है, KVL। प्रियांशी कह रही लप्पू सा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छा।
चीजें आसान ही है। किसने कहा फ्री स्टफ है? जो कह रहा है फ्री स्टफ है उसको आती नहीं है भाई, इसलिए कह रहा है। चलो, लॉजिकल सब्जेक्ट्स हैं, आते हैं इसके ऊपर, ध्यान सुनना भाई। ये आपका एक प्रतिरोध लगा हुआ है R1, ठीक है। ये एक प्रतिरोध लगा हुआ है R2, कैपिटल R1 कैपिटल R2, और ये आपकी एक बैटरी लगी हुई है, ये आपकी दूसरी बैटरी लगी हुई है। आंतरिक प्रतिरोध नहीं है ना? चलो, मैं आपसे एक सवाल पूछूं, और इससे पहले एक चीज और है, जैसे ये आपका है कैपिटल R प्रतिरोध और एक बैटरी लगी हुई है, ठीक है, अकेली। अगर अपन थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लें कि इस बैटरी का कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, ठीक है, अगर अपन ऐसा बोल दें कि इस बैटरी का कोई भी आंतरिक प्रतिरोध नहीं है, सेल में आंतरिक प्रतिरोध 0 है, तो आप क्या बोलोगे? विद्युत वाहक बल E बराबर होगा I × R। ये लॉजिकल बात है या नहीं है? भाई हमने मान लिया, देखो साइंस में माना जा सकता है, हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्मॉल r 0, पहले बता दूं मैं आपको, प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है कि स्मॉल r 0 हो। और हमने यहाँ मान लिया कि स्मॉल r 0 है, तो ऐसे केस में क्या E IR के बराबर होगा? हाँ सर होगा। जो भी बैटरी को हम वोल्टेज, जो भी बैटरी से हम वोल्टेज देंगे वो कहाँ चली जाएगी? जहां विभव पतन हो रहा है वहां पे चली जाएगी। यहाँ देखें, यहाँ सेल श्रेणी क्रम में है, यहाँ भी अगर R1 R2 0 है तो आप बोल सकते हो E1 प्लस E2 किसके बराबर होंगे? सर अगर ये दोनों मिलकर के करंट I प्रोड्यूस कर रहे हैं तो I × R1, यहाँ पर पतन कितना होगा? I × R1। यहाँ पर विभव का पतन कितना होगा? I × R2। तो ये बराबर होगा I × R1 प्लस I × R2 के। बस यही होता है किरचॉफ का वोल्टेज का नियम है। यही है क्या? हाँ यही है। किरचॉफ का वोल्टेज का नियम ये कहता है कि एक परिपथ के अंदर जितने भी ऊर्जा, जितने भी वोल्टेज देने वाले स्रोत हैं उन सब का योग कर लो, वो बराबर होगा उस सर्किट में जितना भी विभव का पतन हो रहा है उसके। समेशन ऑफ E बराबर होगा समेशन ऑफ IR। हाँ सच तो है, एक सर्किट के अंदर जितनी भी बैटरी आपने लगा रखी है वो सब मिल करके जो पावर दे रहा है वो कहां जा रही है? वो जो वोल्टेज दे रहा है वो कहां जाएगा? जो भी उसके अंदर R1 R2 R3 लिखे उनके ऊपर चला जाएगा। तो इसी तरीके से E1 प्लस E2 जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? I × R1 प्लस I × R2 के। लिखते हैं फिर समझते हैं इसको एक बार वापस से, है ना? लिखते हैं फिर इसको वापस से समझते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किरचॉफ का जो सेकंड लॉ है, अभी आपको धीरे धीरे और समझ में आ जाएगा। इस नियम के अनुसार किसी बंद परिपथ में, किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में किसी बंद परिपथ में या किसी, हाँ ठीक है, विद्युत नेटवर्क के, विद्युतीय नेटवर्क पूरा लिख सकते हो आप, विद्युत नेटवर्क के, नेटवर्क मतलब होता है जाल, विद्युत नेटवर्क के किसी बंद परिपथ में सभी स्रोतों के, स्रोत मतलब पता है क्या होता है? सोर्स। सभी स्रोतों के, स्रोत मतलब बैटरी, ये स्रोत है। सभी स्रोतों के विभवों का बीजगणितीय योग, सभी स्रोतों के विभवों का बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, सभी बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग, बीजगणितीय योग और सभी प्रतिरोधकों, और सभी प्रतिरोधकों, और सभी प्रतिरोधकों, और सभी प्रतिरोधकों में होने वाली वोल्टेज ड्रॉप, में होने वाली, ऐसे इंग्लिश में लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, होने वाली
वोल्टेज ड्रॉप का योग, वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य होता है। वोल्टेज ड्रॉप का योग शून्य होता है। अरे सर ये क्या बला है, क्या लिख दिया आपने? बहुत सिंपल है, देखो E1 प्लस E2 बराबर आई इंटू R1 प्लस आई इंटू R2 है। एक काम करो, आई इंटू R1 को इधर ले आओ, आई इंटू R2 को इधर ले आओ, किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। समेशन ऑफ E माइनस समेशन ऑफ IR किसके बराबर हो गया? 0 के बराबर हो गया। बहुत सिंपल है, फील करो। दिवाली में तुम्हें घर में 10 लोगों ने पैसा दिया, तुमने उस पैसे को जाकर के खर्च कर दिया, तो जितने लोगों ने तुम्हें पैसा दिया प्लस जितना पैसा तुमने खर्च कर दिया, उनका योग 0 के बराबर आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? भाई 10 जगह से तुमने पैसा लिया और 5 जगह पे खर्च कर दिया उस पूरे पैसे को, तो 10 जगह से पैसा लिया तो उन 10 जगह का योग, 5 जगह जो खर्च किया उसका योग 0 आना चाहिए नहीं आना चाहिए? बस हाँ ये है कि जब लिया तो पॉजिटिव लिखो, खर्च किया तो नेगेटिव लिखो। सर ये वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है? आई इंटू R1, ये वोल्टेज ड्रॉप है, ये है वोल्टेज ड्रॉप, विभव पतन कहते हैं हिंदी में। और ये है स्रोत, स्रोत जहां से आ रहा है। तो जो स्रोत है, पैसा आया गया कहां पे, और आया प्लस गया को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। एक और तरीका है समझाने का। एक बात बताओ, अगर मैं यहां से शुरू करूं और घूम करके वापस यहीं पे आ जाऊं तो बंद परिपथ हो गया। जिस जगह से शुरू किया, जिस जगह पे घूम के वापस आ गए, तो नेट वोल्टेज कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि जहां से शुरू किया वो भी 0.1 था, जहां पे घूम करके आ गए वो भी 0.1 है। तो 0.1 से 0.11 पे अगर आप घूम करके आ रहे हो तो बीच में जितना कुछ भी आ रहा है उन सबका योग किसके बराबर आना चाहिए? 0 के बराबर, क्योंकि जिस पॉइंट से शुरू किया था वापस घूम के उसी पॉइंट पे आ गए। तो बीच में कहीं पे आपको वोल्टेज जितनी पॉजिटिव मिलेगी, बीच में कहीं पे वोल्टेज उतनी ही नेगेटिव होगी ताकि 0 आ जाए। बोलो बेटा, समझ आया? कोई दिक्कत थोड़ी है यार, इसमें भी ऐसा ही है। ई माइनस आई आर जो है, ई माइनस आई आर जो है वो किसके बराबर होगा? 0 के बराबर होगा। भाई आपके सर्किट के अंदर जितना वोल्टेज उपस्थित है वो जहां खत्म हो रहा है उन दोनों का योग तो 0 होगा ना। आप बोलो एग्जाम्पल, तो यही तो एग्जाम्पल है। ये देखो, ये एग्जाम्पल 1 है, ये एग्जाम्पल 2 है। बड़े सर्किट में देख करके समझना मुश्किल होता है, इसलिए मैंने छोटे एग्जाम्पल से आपको समझाने की कोशिश की है। बोलो प्यारे बच्चों, ठीक है ना? सब प्रतिरोध में 2 बैटरी क्यों लगाई? तुम्हें समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए। बोलो भाई, चिंता विंता मत किया करो, सब समझ में आ जाएगा। थोड़ा सा फोकस क्लास में रहना चाहिए। मैं रिपीट भी करूँगा, एग्जाम्पल को घुमा करके दूसरे तरीके से समझाने की भी कोशिश करूँगा। बस तुम अपना फोकस बनाए रखो कक्षा में। समझ में तो तुम्हें आना ही है। दुनिया की कोई ताकत, मानो मेरी बात, तुम्हें समझने से नहीं रोक सकती। चलो, या इसको एक और तरीके से बताऊं मैं आपको, एक और तरीके से भी बोल सकते हैं, अभी क्लियर करते हैं। लूप के भीतर, लूप समझते हो? ये एक लूप हो गया, ये बंद पथ हो गया। हाँ? ये एक बंद पथ हो गया, इसको लूप कहते हैं। तो लूप के भीतर, लूप के भीतर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग, लूप के भीतर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग लूप के भीतर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग, जो आपका लूप है उसके भीतर सभी वोल्टेज का बीजगणितीय योग 0 के बराबर होना चाहिए। 0 के बराबर होना चाहिए। यार एक और तरीके समझाऊं मैं आपको। यहां ऊर्जा उत्पन्न करने वाले लोग कौन है?
E1 और E2। यहां उसे खाने वाले लोग कौन है? R1 और R2। तो जितना उत्पन्न हुआ है उतना खत्म भी होगा। ये ऊर्जा संरक्षण ही तो है। और लास्ट में हो गया जीरो। तो एक लूप में अगर आप घूम करके आ रहे हो तो ऊर्जा देने वाले स्रोत और ऊर्जा को खाने वाले स्रोत, उनका योग कितना आ जाना चाहिए? जीरो आ जाना चाहिए। सही तो है। यह नियम किस पर आधारित हुआ फिर? कमेंट करके बताओ। यह नियम किस पर आधारित हुआ? यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। यह नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। तो ये नियम प्यारे बच्चों किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। सही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित है। अरे वाह, क्या बात है। चलो अब कुछ साइन कन्वेंशन से वो सीख लेते हैं। ये बहुत ज्यादा जरूरी है इनको सीखना। तो अब कुछ साइन कन्वेंशन है उनको देख लेते हैं ना। चलो बस एक बात का ध्यान और रखना, कैप्सूल बना के लिख लो। यह नियम सदैव बंद लूप पर लागू होता है। ठीक है, यह नियम सदैव बंद लूप पर लागू होता है। अभी मैं सिखा भी दूंगा, चिंता मत करो। मेरे होते हुए डरा मत करो तुम, सिखा दूंगा मैं अभी कैसे। चिन्ह परिपाटी सीख लो तुम तो फटाफट पहले। सबसे पहला ये प्रतिरोध है, करंट ऐसे बह रही है। ये प्रतिरोध है और करंट ऐसे बह रही है। ठीक है, ये प्रतिरोध है, करंट ऐसे बह रही है। जिस डायरेक्शन में करंट बह रही है, अगर उस डायरेक्शन में ही तुम जा रहे हो तो माइनस का IR लिखते हैं। एक सेकंड। हाँ जी बच्चों, तो जिस डायरेक्शन में करंट जा रही है, एक सेकंड बेटा, जिस डायरेक्शन, ये साइन कन्वेंशन है, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे। मैं अभी थोड़ी देर में इनको फील करवा दूंगा आपको, घबराओ मत, बस आपको ये याद करने पड़ेंगे। आपको ये याद करवाने पड़ेंगे, फील मैं आपको तुरंत करा दूंगा। जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो, या आप हो, है ना, जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो माइनस का IR लिखना है। सेकंड, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो
करंट आपको अपोजिट आती हुई दिखाई दे रही है, आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो, करंट आपको उधर से आती हुई दिखाई दे रही है, आप प्लस का आई आर लिख दोगे। थर्ड पॉइंट, आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पहले आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पहले बैटरी का पॉजिटिव मिला, आप नेगेटिव लिखोगे। अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ, अभी सुनते जाओ। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पहले बैटरी का नेगेटिव मिला, तो आप पॉजिटिव लिख दोगे। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पहले संधारित्र का पॉजिटिव मिला, आप माइनस का क्यू बाय सी लिख देंगे। आपको पता है ना, संधारित्र के लिए क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, तो वी बराबर क्यू बाय सी होगा। आप जिस डायरेक्शन में जा रहे हो, आपको पहले संधारित्र का माइनस मिला, तो आप प्लस का क्यू बाय सी लिख देंगे। बस इतनी सी चीज है। अब मैं इसको अप्लाई करके दिखाता हूं, जब तक अप्लाई नहीं करेंगे आपके समझ नहीं आएगा। कुछ नहीं है, कॉमन सेंस को ही अप्लाई किया हुआ है। चलो शुरू करते हैं। अभी हमने ये सर्किट देखा था, जिसमें ये R1 था, ये R2 था, ये एक बैटरी लगी हुई थी, ये दूसरी बैटरी लगी हुई थी, ये E1 था, ये E2 था, और यहां से करंट आई जा रही थी। ठीक है, अब अपन यहां पर एक लूप मानेंगे। हमेशा केवीएल केसीएल लगाने के लिए आपको एक लूप मानना पड़ेगा, तो एक लूप मान लेते हैं, ए बी सी डी, और करंट आई जा ही रही है इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो अपन ने जो लूप माना, वो लूप अपन मान लेते हैं ए बी सी डी ए। इस तरीके से अपन ने एक लूप मान लिया। ठीक है बच्चा, अब इस लूप के अंदर, अब इस लूप के अंदर, अब इस लूप के अंदर अपन लगाते हैं। सर हमको कैसे पता चलेगा, बता रहा हूं ना, देखो एग्जांपल देखो। अब आप इस लूप में कहां से कहां तक जाओगे, पहले आप ए से बी जाओगे, फिर आप बी से सी जाओगे, फिर आप सी से जाओगे, फिर आप डी से जाओगे। तो ये आपके चलने की डायरेक्शन हो गई इस तरीके से। ठीक है, ये आपके चलने की डायरेक्शन हो गई। चलो अप्लाई करते हैं। जब आप ए से बी जा रहे हो, कुछ मिला आपको? नहीं सर, कुछ नहीं मिला। जब आप बी से सी जा रहे हो, तो आपके जाने की दिशा और करंट की दिशा सेम है। आपके जाने की दिशा और करंट की दिशा सेम है। क्या लिखोगे? माइनस का आई आर। तो आपने लिखा माइनस का आई इंटू R1। फिर आगे बढ़े, लूप क्या है? बंद पथ। फिर आप आगे बढ़े, आपके जाने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। हाँ सर, आप लिखेंगे माइनस का आई इंटू R2। फिर आप आ गए सी से डी, क्योंकि पहले आपको ए बी सी डी, ए का मतलब पता हूं क्या है आपको? ए से, समझना बेटा बात को, बड़ा ही शानदार टॉपिक है, कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं होती है। पहले आपको ए से बी जाना है, फिर आपको बी से सी जाना है, फिर आपको सी से डी जाना है, फिर आपको डी से वापस ए पे आना है। ये इसका मतलब है। तो समझना, मैं आपको पूरा अच्छे से ही बताता हूं। चलो, अरे क्या घबराहट वाली बात है यार, सब समझ में आएगा। हमें ए से बी जाना है, फिर हमें बी से सी जाना है, सी से डी जाना है, फिर डी से ए जाना है, और वापस आकर के सभी वोल्टताओं को जोड़ के जीरो के बराबर करना है। शुरू करते हैं। ए से बी में तो कुछ है नहीं, बी से सी में जाते हैं। बी से सी जा रहे हो, तो बी से सी में आप और करंट सेम डायरेक्शन में है, तो माइनस का आई R1। बी से सी में माइनस का आई R2। सी से डी में फिर कुछ नहीं है। जब आप डी से सी की तरफ आ रहे हो, पहले आपको सेल का माइनस मिला, आप प्लस लिखोगे। आगे बढ़े, आपको सेल का फिर से माइनस लिखा, आप प्लस लिखोगे। देखो, माइनस पहले मिलता है तो हम प्लस लिखते हैं, माइनस पहले मिलता है तो हम प्लस लिखते हैं, और किसके बराबर कर दोगे? जीरो के बराबर कर दोगे। अब एक बात बताओ, E1 प्लस E2 किसके बराबर आ रहा है?
उसको उधर भेज दो, आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू। तो जो कॉमन सेंस से था, जो चीज आप कॉमन सेंस से समझ रहे थे, किरचॉफ के नियम को अप्लाई करके भी वही चीज सामने आ गई। इसको करते हैं फील करना, इसको कहते हैं फील करना। जो चीज आप कॉमन सेंस से समझ रहे थे कि इन दोनों का योग इन दोनों के बराबर आना चाहिए, किरचॉफ के नियम से भी ऐसे ही आया। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, हमें ये लूप पसंद नहीं आया आपका, वी डोंट लाइक योर लूप सर, हमें ये लूप नहीं चाहिए, हम हमारे हिसाब से लूप बनाएंगे सर। हमारा मन तो ऐसा है सर कि हम चाहते हैं हम ए डी सी बी ए, हम इस लूप में केसीएल लगाना पसंद करेंगे। हम काय को आपके वाले लूप को माने, हम तो ये लूप मानेंगे। हम पहले ए से डी जाएंगे, फिर डी से सी जाएंगे, फिर सी से बी और फिर बी से ए। हम इस लूप को फॉलो करना चाहते हैं, कर लो। ए से डी जाना है, डी से सी जाना, फिर ठीक है, सी से फिर बी जाना, बी से फिर वापस ए पे आ जाना। चलो शुरू करते हैं, करें स्टार्ट। ए से डी आप ऐसे जा रहे हो, सभी गधे ध्यान देंगे मजाक में बोल रहा हूं। ए से डी पे जा रहे हो, आपको क्या मिला? बैटरी का पॉजिटिव। लगाओ, चलो खुद से अप्लाई करो एक बार, रुको खुद से अप्लाई करो एक बार, एक बार खुद से अप्लाई करो, चलो करो, एक बार खुद से अप्लाई करो। ठीक है बच्चा पार्टी, कर लिया अप्लाई? अब मैं करके दिखाऊं, चलो। ए से डी सबसे पहले पॉजिटिव मिला, आप नेगेटिव लिखेंगे, माइनस का ई वन। फिर फिर आगे बढ़े, फिर आगे बढ़े, फिर आपको पॉजिटिव मिला, आप फिर नेगेटिव में लिखेंगे। फिर आप गए डी से सी, जब आप सी से इधर बढ़ रहे हैं तो करंट सामने से आ रही है, करंट और आप जब अपोजिट हो तो पॉजिटिव लिखते हैं, तो प्लस का आई इंटू आर टू लिखा जाएगा। फिर आगे बढ़े, फिर आप करंट और आप अपोजिट हैं, प्लस का आई इंटू आर वन लिखा जाएगा। यहां से यहां में कुछ है नहीं, इज इक्वल टू जीरो। अब ई वन ई टू को उधर भेज दो, बात तो वही आ गई, आई इंटू आर वन प्लस आई इंटू आर टू बराबर ई वन प्लस ई टू। लो कर लो फील, बात तो वही है। क्या टॉपिक फील हो गया? आ गया? नहीं आया वो तो प्रैक्टिस से हो जाएगा। मेरे से पढ़ने आए थे तो आपको फील करना था ना कि इस चिन्ह परिपाटी का यूज करके कंसेप्ट आ रहा है नहीं आ रहा है, इसलिए मैंने इतने छोटे से सिंपल से सर्किट को लेकर के आपको फील करवा दिया। फील होना चाहिए, तो इस बात के लिए फटाफट से कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देंगे हैशटैग मक्खन। अभी अगली क्लास में हम जब व्हीट स्टोन बिच पढ़ेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा ही अच्छे से फील हो जाएगा केवीएल, और न्यूमेरिकल करेंगे तब और अच्छे से हो जाएगा। बट अभी आपको मोटी मोटी बात समझ में आनी चाहिए। चलो बढ़े आगे। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, उस क्वेश्चन को तरीके से करना, ठीक है?
चलो, ये सर्किट आपको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन पूरा गिवन है, आई का मान आपको ज्ञात करना है। ठीक है, आई का मान ज्ञात करना है। चलो करो, कैसे करोगे? आई का मान आपको ज्ञात करना है। शुरू हो जाओ। सर आशा जेई, सर लास्ट वाला साइन गलत था, क्यों बेटा? तुम्हारा खुद से? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लगाओ केवीएल, लगा दो, हो जाएगा सवाल। मैं करके दिखा देता हूँ, क्यों डर रहे हो? चलो लगाते हैं केवीएल। इस सर्किट में केवीएल लगा देते हैं पूरे लूप में, ठीक है। लूप मान लो अपने हिसाब से, इसे एक हटाओ ना, इससे क्या मतलब अपन को, अपन अपने हिसाब से मान लेते हैं ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। चलो, तो अपन अपने हिसाब से एक लूप मान लेते हैं, बंद लूप, बंद होना चाहिए बस। तो सी डी, आई वैल्यू करंट की, सी डी ई एफ सी, इस लूप में अपन केवीएल अप्लाई करेंगे, ठीक है। कर सकते हैं क्या? बोलो। हाँ सर, कर तो सकते हैं। तो इस लूप में अपन केवीएल अप्लाई करेंगे। ठीक है, शुरू करें। सी से डी तक गए, कुछ नहीं मिला। डी से गए तो करंट और आप सेम डायरेक्शन में जा रहे हो, माइनस का 10 आई, माइनस का आई आर, 10 × I। फिर इधर गए, बैटरी का नेगेटिव मिला, आपको पॉजिटिव लिखना है। फिर इधर गए, कुछ नहीं मिला। इधर गए, आपके जाने की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम, माइनस का 20 × I। आगे गए, बैटरी का पॉजिटिव मिला, आपको नेगेटिव लिखना है, माइनस का 2 वोल्ट। क्या आपकी यही इक्वेशन बनी थी? अरे खुद से बनाओ, सभी बच्चे प्यार से सवाल को करो, कैसे नहीं होगा। आप सी से डी की तरफ गए, कुछ नहीं मिला। आप डी से ई की तरफ गए, पहले बैट जिस डायरेक्शन में आप जा रहे हो करंट भी उसी डायरेक्शन में, नेगेटिव, माइनस का 10 × I। फिर आप बैटरी का नेगेटिव मिला, आप पॉजिटिव लिखेंगे। फिर आप ई से एफ की तरफ गए, फिर आप ई से एफ की तरफ गए। अब जब आप एफ से आओगे, आपके जाने की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है, नेगेटिव लिखोगे। अब आप एफ से सी की तरफ जा रहे हो और बैटरी का पॉजिटिव मिला, आप नेगेटिव लिखोगे। क्या यही इक्वेशन बनी थी आपकी सबकी? सॉल्व करेंगे, माइनस का 30 I, माइनस का 30 I, 5 और में से 2 गए तो 3, प्लस का 3 बराबर 0। तो ये हो जाएगा 30 I बराबर 3। तो I बराबर हो जाएगा 33/30, मतलब 1/10, मतलब 0.1 एम्पियर। दैट्स इट। तो ऐसे किरचॉफ लॉ संबंधित सवाल जो हैं वो आपको मिल सकते हैं। अब अगली क्लास में अपन इससे संबंधित और भी सवाल करेंगे, और अगली क्लास में आपको सबसे शानदार टॉपिक, जो आते ही आपने गंदा सा सर्किट देखा था ना, ये वाला, इस सर्किट का एक नाम है, इसे व्हीट स्टोन सेतु कहते हैं। तो अगली क्लास में अपन इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, और साथ में व्हीट स्टोन सेतु की चर्चा करते करते, व्हीट स्टोन सेतु की चर्चा करते करते आपको मजा आ जाएगा, क्योंकि व्हीट स्टोन सेतु की चर्चा करते करते आप ऑटोमेटिकली केवीएल और केसीएल में महारत हासिल कर लेंगे। कोई बात नहीं, आज की क्लास को एक बार वापस देख लेना, जहां कहीं भी आपको डाउट लग रहा हो, ठीक है, एक बार वापस से देख लेना। बाकी जब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे तो ये चीज आपके लिए एकदम पुख्ता हो जाएगी। ठीक है, मोटी मोटी बात यह है कि फील मैंने आपको करवाया है, फील करवाने के बाद ही आपको अप्लाई करने के लिए दिया है। जो चीज आपने फील की, उसको आपने साइन कन्वेंशन से सीखा, और फिर आपने उसको अप्लाई कर दिया, खत्म। ओके।
चलो बेटा, बाकी कमेंट करके बताना आज की क्लास आपको कैसी लगी। मिलेंगे अगली क्लास में। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, खुश रहो, मस्त रहो, पढ़ते रहो, ऐसी मेहनत करते रहो। जय हिंद।